हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? आप अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? चैप्टर है आपका बल तथा गति के नियम। आज इसकी दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में हम लोगों को देखो, कल हमने क्या पढ़ा था? बल पढ़ा था, बल के मात्रकों के बारे में जाना था, उसका प्रतीक क्या होता है इसके बारे में जाना था, तथा बल के प्रकार के बारे में जाना था, संतुलित बल और असंतुलित बल। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हम लोगों को उससे आगे पढ़ना है जड़त्व, द्रव्यमान और द्रव्यमान, जड़त्व तथा द्रव्यमान में अंतर, मतलब इनर्शिया मास और इनर्शिया एंड मास में संबंध, रिलेशन क्या है इन दोनों में, ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना है ना। चलिए, सबसे पहले हम लोग जड़त्व की बात कर लेते हैं कि जड़त्व क्या है। एक्चुअली में जड़त्व है क्या, यही आपको पता होना चाहिए। तो किसी भी बॉडी का, कोई भी बॉडी है, उसका एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी एक विशेषता होती है कि वो क्या करती है? अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। ये कौन सा न्यूटन का लॉ है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही तो कहता है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति का विरोध करता है। गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में रहना चाहेगा, और अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहेगा। न्यूटन ने पहला नियम यही तो बताया था ना, इसीलिए न्यूटन के प्रथम लॉ को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। प्रथम नियम में ये अभी आगे कराऊंगा तो बताऊंगा आपको। तो यही आपका जड़त्व होता है, यही आपका इनर्शिया होता है कि जड़त्व वह निकाय है, जड़त्व किसी भौतिक या फिर जड़त्व किसी, आप बोल सकते हो वस्तु का, कुछ भी निकाय बोल सकते हो। जड़त्व किसी निकाय का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपनी गति अवस्था का या फिर सीधा सा गति संबंधी किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, यही हमारा क्या होता है? इनर्शिया होता है। क्या होता है? इनर्शिया जड़त्व होता है। तो आप डिफिनेशन में क्या लिखोगे? जड़त्व, जड़त्व किसी निकाय का वह भौतिक गुण है, भौतिक गुण है जिसके कारण, जिसके जिसके कारण जिसके कारण निकाय, जिसके कारण निकाय गति संबंधी, जिसके कारण निकाय गति संबंधी या किसी भी आप कह सकते हो परिवर्तन का विरोध करता है, अपनी स्थिति का परिवर्तन का विरोध करता है। निकाय अपनी स्थिति में गति से संबंधित नहीं, सीधा सा आप ये लिख सकते हो, निकाय अपनी स्थिति में होने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। आप ये भी कर सकते हो भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट में आप गति से संबंधित ही तो परिवर्तन करोगे। भाई जैसे एक बोर्ड है, अगर मुझे इसकी स्थिति में परिवर्तन करना है तो जाहिर सी बात है मुझे इसको खसकाना पड़ेगा, और जब मैं इसको खसकाऊंगा तो इनडायरेक्टली हमने गति का ही संबंधित प्रयोग वो किया। चलो आप कहते हो तो लिख भी देते हैं, निकाय अपनी स्थिति में गति संबंधी, गति संबंधित होने वाले किसी भी परिवर्तन, किसी भी परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, विरोध करता। समझ में आया आपको इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया कोई राशि नहीं है आपकी, कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो आपको दिखे। इनर्शिया एक गुण है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को आप, जैसे मैंने माना कि इस बोर्ड का एग्जांपल लेते क्योंकि कैमरे के सामने यही है, इसका एक प्रॉपर्टी है, ये अगर रेस्ट अवस्था में प्रेजेंट टाइम पे है तो इसी अवस्था में अगर मुझे इसको मोशन में लाना है तो मुझे हथौड़ा इसमें मारना पड़ेगा। जब मैं ऊपर से या साइड से हथौड़ा मारूंगा तभी ये इधर उधर हिलेगा, नहीं तो जिस अवस्था में ये है उसी अवस्था में रहना चाहता है। ठीक है, तो यही जड़त्व तो कहता है, इसका एक प्रॉपर्टी है, इसका एक गुण होता है। हर ऑब्जेक्ट का एक अपना गुण है, हर एक निकाय का एक अपना गुण है कि वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, और यही गुण हमारा क्या कहलाता है? इनर्शिया कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? इनर्शिया कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। यहां तक समझ में आई आपको बात की नहीं समझ में आई? आपने अपनी इस जड़त्व से संबंधी आप पर डे अपनी जीवन लाइफ में क्या देखते हो? एग्जाम्पल देखते हो। आपको बेड खसकाना होता है तो आपको ताकत लगानी होती है। ठीक है, अब यहीं पर जब मैं ये बताऊंगा ना तब आपको एग्जाम्पल भी बढ़िया सा दूंगा। तो इनर्शिया समझ में आया ना कि क्या होता है? गति संबंधी किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है कोई भी निकाय, और यही गुण उसका क्या कहलाता है? आपका इनर्शिया कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। अब बात करते हैं द्रव्यमान की।
आप इसके बारे में बचपन से पढ़ते आए होंगे, लेकिन इसकी डिफिनेशन को आपने सही से पढ़ा नहीं होगा। द्रव्यमान क्या होता है, इसको इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। वेट अलग चीज होती है, मास अलग चीज होता है। वेट किस पे डिपेंड करता है, आपका ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। मतलब कोई भी ग्रह हमें किस रफ्तार से अपनी ओर खींच रहा है, ये क्या कहलाएगा, आपका भार कहलाएगा। लेकिन द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी निकाय के अंदर पदार्थ की मात्रा, ये क्या कहलाता है। जैसे मैं अपने से एग्जांपल लूं, मेरा वेट अलग हो सकता है अलग अलग ग्रहों पे, लेकिन मेरा मास चेंज हो सकता है क्या। मेरे अंदर हड्डी, मांस, खून, प्लाज्मा, जो भी है, कार्बन, ऑक्सीजन, जो भी मेरा शरीर जिससे भी निर्मित है, इसकी मात्रा क्या कहलाएगी, आपकी द्रव्यमान कहलाएगी। लेकिन अगर पृथ्वी मुझे किस रफ्तार से खरीद रही है, मतलब खींच रही है, ये क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। ठीक है, लगभग लगभग दोनों में समानता है, क्योंकि जितना वेट होगा उतना ही वो तेजी से घसीटेगी, मानता हूं, जितना मतलब द्रव्यमान होगा उतना ही वो घसीटेगी। लेकिन ग्रेविटी पे डिपेंड होने के कारण ग्रेविटी कम होगी तो भार कम हो जाएगा तुरंत आपका। जैसे आप चंद्रमा पे जाएंगे तो चंद्रमा पे आपका भार कम दिखेगा, लेकिन क्या द्रव्यमान में चेंज होगा क्या, नहीं, क्योंकि आप पूरे शरीर सहित गए हो वहां पे। ऐसा तो नहीं कि आधा शरीर बीच में घिस गया है, ऐसा तो नहीं होता ना, पूरे शरीर से हम लोग जाते हैं। तो द्रव्यमान की परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी निकाय में निहित पदार्थ की मात्रा पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती। ठीक है, तो आपको द्रव्यमान समझ में आ गया होगा, जड़त्व तो समझ में आ गया होगा। यहां तक आपको बात समझ में आई हो तो आगे बताऊं मैं, कोई डाउट हो तो यहां तक में आप पूछ सकते हैं, पक्का ना। अब बात करते हैं इनके भाग में। आप इसकी मुझे डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं मुझे बताओगे कि भैया ये दोनों में रिलेशन क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा, आप एक छोटे बच्चे को ले लो और उनके पिताजी को ले लो, अपने फादर को ले लो। जैसे राशि के भी छोटा सा भाई है, एक तरफ राशि अपने भाई को लिटाए, एक तरफ आप अपने फादर को लिटाएंगी। अब दोनों को आपसे कहा जाए कि इनकी गतियों में मोशन लाओ, मतलब इनकी स्थिति में परिवर्तन करो, मतलब इनको इधर से उधर कुछ ना कुछ इनके ऊपर करो। तो आपने देखा कि आप अपने भाई को बहुत आसानी से पैर से या हाथ से किसी भी तरीके से उसकी स्थिति को चेंज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं, पिताजी को घसीटने में आपको कितनी ताकत लगेगी, शायद आप घसीट भी ना पाओ, मतलब उनकी स्थिति में परिवर्तन ना कर पाओ। क्यों, ये बताओ मुझे। भाई को अपने आसानी से चेंज कर दिया, स्थिति पिताजी की चेंज नहीं कर पाए, ऐसा क्यों हुआ। भार कह दो या द्रव्यमान, अभी मैं द्रव्यमान की बात कर रहा हूं तो अभी द्रव्यमान की ही बात करते, भार अलग चीज हो जाती है। मतलब पिताजी का द्रव्यमान अधिक है, बउआ का द्रव्यमान कम है, इसलिए बउआ को आसानी से उसको स्थिति में परिवर्तन किया जा सका, लेकिन पिताजी की स्थिति में परिवर्तन नहीं किया गया। मतलब आप समझ में आया आप क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व तो भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये ज्यादा विरोध करेगा। तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं, डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती हुआ कि नहीं। जड़त्व तो किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। मतलब किसी भी निकाय का जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका इनर्शिया उतना ही अधिक होगा, उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है। जैसे एक हल्की सी खटिया और एक बड़ा सा बेड, दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर खटिया की बात की जाए तो एक हाथ से इंसान घसीट लेगा, लेकिन वहीं पे जब मैं दीवान बेड की बात करता हूं तो अच्छे अच्छे के आते सिकुड़ जाती हैं उसको जरा सा इधर से उधर करने में। क्यों, क्योंकि दीवान बेड का जो द्रव्यमान होता है उसमें लकड़ियां बहुत लगी होती हैं, खटिया में लकड़ी कम, प्लस उसमें क्या उसका जो भी लगा होता है बीच में मटेरियल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रस्सी बोल सकते, कुछ भी बोल दो, उसमें जो भी चीज लगी होती है वो हल्की होती है, द्रव्यमान कम होता है उसका। और दीवान बेड का द्रव्यमान ज्यादा हुआ मतलब मुझे उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए ज्यादा फोर्स की आवश्यकता हुई, मतलब उसका जड़त्व तो ज्यादा है और इसका जड़त्व तो कम है, क्योंकि द्रव्यमान दोनों का कम और ज्यादा है। तो आप क्या लिखोगे, जड़त्व तथा द्रव्यमान एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। ऐसे लिख सकते हो, किसी निकाय या वस्तु कुछ भी लिख सकते, किसी निकाय का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती। दिख रहा है ना आप लोगों को, ऑनलाइन में देखो जरा, दिख रहा है।
अनुक्रमानुपाती होता है। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? अब क्या लिखेंगे हम लोग, यहां एक फॉर्मूला बना देते हैं। कैसे? जड़त्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? द्रव्यमान के। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? द्रव्यमान के मतलब जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ही ज्यादा जड़त्व, जितना कम द्रव्यमान उतना ही कम जड़त्व। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया ना कि भारी वस्तुओं को खसकाना क्यों मुश्किल होता है कंपेयर टू हल्की वस्तुओं के। ठीक है, अब ये जो इनर्शिया है ना आपका, जड़त्व, ये कई चीजों पे भी निर्भर करता है। उसकी स्थिति में भी तो निर्भर करता है। ढलालू चीज में कितनी भी भारी वस्तु रख दो, जरा सा इसे धनगा दो तो भक्ति चली जाएगी, तो उसकी स्थिति में भी परिवर्तन हुआ ना। अब ये चीजें बाद में समझाएंगे। ठीक है, आप किसी चिकनी सतह पे कोई जितनी भी भारी रख दोगे उसको आराम से आप खसका सकते हो, या फिर कितनी भी भारी वस्तुओं को गोल चेयर में रख, गोल पहिए वाली वो एक सीट आती है उसमें रख दो तो उसको आराम से ढंकाते हुए लेके चलते हैं। तो स्थिति में भी निर्भर करता है। लेकिन जब हमारे पास स्थिति का ज्ञान नहीं था, हम लोगों को फिजिक्स जब नई नई इन्वेंट हो रही थी, तब हम लोग सीधा यही समझते थे कि जड़त्व तो द्रव्यमान पर ही निर्भर करती है। ठीक है, क्योंकि तब हम लोग उतना ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाते थे कि किसी चीज को ढलान पे रख देते हैं या चिकनी सतह पे रख देते हैं या फिर किसी गाड़ी में रख देते हैं जो आसानी से चल सकती है। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को, इसको नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्लास अभी लेते हैं जिसमें थोड़ा सा और विरामा का जड़त्व और गति का जड़त्व भी बता दूंगा। जड़त्व के दो प्रकार है, थोड़ा थोड़ा बता के इनको निकल जाएंगे आगे। ठीक है, नोट कर लो इसके बाद। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम लोग जड़त्व के प्रकार, है ना। क्या पढ़ेंगे हम लोग? जड़त्व के प्रकार। जड़त्व के प्रकार। अच्छा, जड़त्व कितने प्रकार का हो सकता है? सोचो जरा सा। दो प्रकार का। जैसे एक इंसान खाना खाएगा या तो नहीं खाएगा, कितनी पॉसिबिलिटी है? दो। कोई निकाय गति में होगी या विरामा में होगी, दो ही पॉसिबिलिटी है। ऐसा तो नहीं है आधी विरामा हो आधा गति में हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जड़त्व कितने प्रकार का होगा हमारा? जड़त्व दो प्रकार का होगा। पहला कौन सा हो जाएगा? विरामा का जड़त्व और गति का जड़त्व। तो विरामा या विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, और दूसरा हो जाएगा हमारा गति का, जो अभी लिखवाते हैं। तो डिफिनेशन क्या होगी? यदि कोई वस्तु, विराम है ना, तो यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहेगी जब तक कि उसकी बाह बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जा सके। और निकाय की या वस्तु की यही प्रकृति, यही विशेषता विरामा का जड़त्व कहलाती है। क्या कहलाती है? विरामा का जड़त्व कहलाती है। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? परिभाषा कहां से चालू करें? यदि कोई वस्तु, विरामा का पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? विरामा की। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहेगी, में ही रहना चाहेगी या रहेगी। क्या लिखे? विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। वस्तु की यही प्रकृति क्या कहलाएगी? आपकी विरामा का जड़त्व कहलाएगी। तो उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए, बाबल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए,
तो वस्तु की वस्तु की वस्तु की यही स्थिति या प्रकृति लिख दो, स्थिति की जगह प्रकृति लिख दो ज्यादा से। प्रकृति विरामका जड़त्व कहलाती है। प्रकृति विरामका या विराम का जड़त्व कहलाती है। मतलब यही विशेषता क्या कहलाती है आपकी, विरामका जड़त्व कहलाती है। अब सेकंड क्या आता है, गति का जड़त्व। तो इतनी बड़ी डेफिनेशन उसमें भी लिखनी पड़ेगी। क्या लिखे, यदि कोई वस्तु एक समान गति से सीधी रेखा में गतिमान है तो वह उस समय तक उसी दिशा में गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना जाए, लगाया ना जाए। क्या लिखा हम लोगों ने, यदि कोई वस्तु एक समान गति सीधी रेखा में गतिमान है तो उस समय तक उसी दिशा में गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और वस्तु की यही प्रकृति क्या कहलाएगी आपकी, विरामका जड़त्व कहलाएगी। ठीक है, समझ में आए, बस इतनी परिभाषा बहुत है इसमें। कोई बाह्य बल लगाया ना हाँ ना लगाया, यार यही लिख दो, वह ना लगाया जाए, कमा वस्तु की यही प्रकृति गति का जड़त्व कहलाती। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो गति का जड़त्व क्या होता है, विरामका जड़त्व और गति का जड़त्व आपको समझ में आया। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करें। ये ज्यादा इसलिए नहीं समझा रहे क्योंकि जड़त्व हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे समझ में आया होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चों को। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं कल, आज के लिए धन्यवाद, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार आपका।